साल 2005 देश को बताया गया कि भारत की किस्मत बदलने वाली है। कहा गया कि समुद्र के नीचे इतना गैस भंडार मिला है कि भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन 11 साल बाद ना गैस मिली, ना सपने पूरे हुए और करीब 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब सवालों में गिर गया। क्या था ये पूरा मामला? क्या सच में भारत को सबसे बड़ा गैस भंडार मिला था, या फिर ये एक राजनीतिक सपना था जो जनता के पैसों पर बना था? मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 जून 2005 को उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की और उस प्राकृतिक गैस भंडार का नाम दीन दयाल उपाध्याय भंडार रखा गया। I am delighted to inform all my fellow countrymen that the first oil has been extracted yesterday, 30 kilometers off the coast of Kakinada in the Krishna Godavari basin. और अफसोस की बात है कि 13 साल बाद भारत के सम्मानित बुद्धिजीवी और राजनीतिक नेता दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला। चैप्टर 1, एक बड़ा दावा। गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि जीएसपीसी एक सरकारी कंपनी जिसे 2002 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में गैस खोजने का अधिकार मिला। फिर आया 26 जून 2005, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र दामोदरदास मोदी। उन्होंने घोषणा की, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गैस भंडार मिला है। दावा किया गया कि 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मिली है। इसकी कीमत 2,20,000 करोड़ रुपए है। सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 2007 तक गैस का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गुजरात भारत को ऊर्जा सुपर पावर बना देगा। उस समय ये घोषणा इतनी बड़ी थी कि इसे भारत की ऊर्जा क्रांति कहा गया था। लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई। चैप्टर 2, वादों का पतन। 2007 तक गैस उत्पादन शुरू होना था, लेकिन 2007 आया और चला गया। ना गैस निकली, ना कोई बड़ा उत्पादन शुरू हुआ। फिर 2009 में जीएसपीसी ने एक नई रिपोर्ट पेश की और यहीं से कहानी पलट गई। एक नई रिपोर्ट में कहा गया कि गैस भंडार 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नहीं, सिर्फ लगभग 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के आसपास है, यानी कि पहले किए गए दावों का सिर्फ छोटा सा हिस्सा। और खर्च 1,500 करोड़ नहीं, अब अनुमान था 8,465 करोड़ रुपए। मतलब गैस 90% कम, खर्च कई गुना ज्यादा। तो सवाल उठने लगे, क्या शुरुआती घोषणा बिना पक्के डेटा पर कर दी गई थी? चैप्टर 3, 20,000 करोड़ गए कहां? अब कहानी और गंभीर हो जाती है। 2015 तक जीएसपीसी ने करीब 19,716 करोड़ रुपए का खर्च ले लिया था। ये पैसा आया था सरकारी बैंकों से, निजी बैंकों से, जनता की बचत से। लेकिन बदले में क्या मिला? कोई बड़ा गैस उत्पादन नहीं, भारी घाटा, हजारों करोड़ का राइट ऑफ, कंपनी का मुनाफा घटकर सिर्फ 23 करोड़ रुपए रह गए। सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए 1,800 करोड़ रुपए देने थे। तुलना कीजिए, जिस किंगफिशर एयरलाइंस के कर्ज पर देश में पूरा चर्चा हुआ था, उसका कर्ज लगभग 9,000 करोड़ बताया गया था, लेकिन जीएसपीसी का कर्ज उससे भी 2 गुना ज्यादा है। फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई बड़ी बहस नहीं हुई। चैप्टर 4, विदेशों में खरीदारी। यहीं पर मामला और अजीब हो जाता है। जीएसपीसी ने विदेशों में भी तेल और गैस ब्लॉक्स खरीदना शुरू कर दिया। इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, येमेन। 2006 से 2010 के बीच में कंपनी ने 11 विदेशों में ब्लॉक्स निवेश किया, लेकिन 2015 तक 10 ब्लॉक्स छोड़ दिए गए। करीब 2,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ हो गए। एक ऐसी कंपनी जिसे खुद डीप सी गैस उत्पादन का कोई अनुभव नहीं था, वो दुनिया भर में निवेश क्यों कर रही थी? क्या ये बिजनेस एक्सपेंशन था या बिना तैयारी का जोखिम? चैप्टर 5, संदिग्ध पार्टनर। अब आते हैं सबसे बड़े विवादित हिस्से पर। जीएसपीसी ने कुछ ऐसी कंपनियों के साथ साझेदारी की थी जिन पर बाद में सवाल उठे। जियो ग्लोबल रिसोर्सेस, ये कंपनी बारबाडोस में बनी थी। दिलचस्प बात तो ये है कि जीएसपीसी के साथ समझौते से सिर्फ 6 दिन पहले ही ये कंपनी बनाई गई थी। कंपनी में सिर्फ 2 लोग थे, फिर भी उसे केजी बेसिन प्रोजेक्ट यानी कि कृष्णा गोदावरी प्रोजेक्ट में हिस्सा मिला और बताया गया कि उसने अपनी हिस्सेदारी के लिए कोई पैसा नहीं दिया। दूसरी कंपनी टर्फ ड्रिलिंग, ये कंपनी 2006 में बनी थी। उसका तेल गैस क्षेत्र में कोई बड़ा अनुभव नहीं था, फिर भी उसे करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि कंपनी खुद कर्ज में डूब गई। इन सब के बाद सवाल उठे, कॉन्ट्रैक्ट किस आधार पर दिए गए? क्या उचित जानकारी हुई थी? क्या सरकारी प्रक्रियाओं का पालन हुआ था? चैप्टर 6, सीएजी की एंट्री। भारत की सरकारी ऑडिट संस्था यानी कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी ने भी जीएसपी पर सवाल उठाए। रिपोर्ट्स में कहा गया कि
परियोजना के प्रबंधन में गंभीर समस्याएं थी, लागत निरंतर कमजोर था, फैसलों में पारदर्शिता की कमी थी। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि इस पूरे मामले में करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार और समर्थकों का कहना था कि डीप सी गैस एक्सप्लोरेशन बेहद ही जटिल और जोखिम भरा काम है। दुनिया भर में ऐसे प्रोजेक्ट में असफलता सामान्य है। शुरुआती अनुमान बाद में बदलना तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, यानी एक पक्ष इसे घोटाला कहता है, दूसरा पक्ष इसे व्यावसायिक असफलता बताता है। चैप्टर 7 ओएनजीसी। ओएनजीसी का मामला बाद में खबरें आई कि ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉर्पोरेशन यानी कि ओएनजीसी ने जीएसपीसी के केजी बेसिन प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। आलोचकों ने आरोप लगाया कि सरकारी पैसों से असफल प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन समर्थकों का कहना था कि ओएनजीसी के पास तकनीकी क्षमता ज्यादा थी, इसलिए उसे लाया गया। सच क्या है, इस पर आज भी राजनीतिक बहस जारी है। 2005 में कहा गया था कि भारत ऊर्जा का महाशक्ति बनेगा, लेकिन 2016 तक गैस उत्पादन शुरू नहीं हुआ। कर्ज बढ़ गया, हजारों करोड़ रुपए डूब गए और सवाल आज भी बाकी है, क्या ये सिर्फ एक असफल बिजनेस प्रोजेक्ट था या फिर जनता को दिखाया गया एक बड़ा सपना जो कभी सच नहीं हुआ। फैसला अब आपके हाथ में, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे। और हमने इस वीडियो में जितनी भी बातें बोली वो सभी इंटरनेट पे मौजूद है। हमने कोई भी बातें अपनी मन गढ़ंत नहीं बनाई है, सभी बातें आर्टिकल्स द्वारा बताई गई है। हम यहाँ पे कोई भी अपनी मन की बातें नहीं कर रहे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मैथ्स मास्टर हिंदी।